श्रोताओं, अगस्त माह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस माह जब हम इतिहास को देखते हैं तो कई ऐसे आंदोलन जिसकी परिणति आज़ादी के रूप में हमें मिली। हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और स्वतंत्रता का जो उत्सव है उसको बहुत गर्व के साथ और बहुत जोश के साथ हम मनाते हैं। ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है उन असंख्य सेनानियों की जिन्होंने हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जब हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे में हम उन फौजियों को भी याद करते हैं जो उन बर्फीली चोटियों में और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तमाम चुनौतियां उनके साथ हैं और हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां हमारे सैनिकों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो ऐसी सेना हमारे पास है जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में जिनकी गिनती होती है और उसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हमने आमंत्रित किया है रिटायर्ड कर्नल भास्कर भारती जी को, जिनसे हम बात करेंगे सेना में जो करियर है उनका स्वयं का अनुभव और एक सैनिक क्या सोचता है और सेवानिवृत्ति के बाद भी एक रिटायर्ड ऑफिसर किस तरह से देश की एकता अखंडता उसके नव निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। कर्नल भास्कर भारती, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है एंड आई एम प्रिविलेज कि आज आपके साथ ये वार्तालाप स्पेशली 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो हम अपने आज़ादी का जो हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके बाबत अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। हमें भी आपको यहाँ पर आकर बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है और हम जानना चाहेंगे कि कब आपको लगा कि आपको फौज ज्वाइन करनी चाहिए, सेना का हिस्सा बनने की सोची आपने? हाँ, तो अनिल जी, मैं देहरादून में ही पला बड़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय FRI में मैं 12वीं तक पढ़ा। तो वहाँ पे IMA बिल्कुल हमारे पड़ोस में है। तो जब जेंटलमैन कैडेट्स साइकिल्स पे स्मार्टली टर्न्ड आउट क्रॉस करते थे, कभी खेलने जा रहे हैं, कभी पढ़ने जा रहे हैं, कभी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो हम एज स्टूडेंट्स क्लासेस के बीच में से, खिड़कियों में से या इंटरवल में हम उनको देखते थे और हमें एक अलग सा एक स्पिरिट सी जागती थी अंदर कि काश हम इनकी जगह हों और कैसे बन सकते हैं। ये हमारे लिए हमें बहुत मुश्किल लगता था। जी, चैटवुड बिल्डिंग जो है हजारों युवाओं को जो वहाँ से गुजरते हैं उनको प्रेरित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इतना ज़्यादा इंस्पिरेशनल होता था और मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था और मेरे फादर ONGC में थे। तो हमारे पूरे परिवार में कोई सेना से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक्सीडेंटली 11वीं में मैंने NDA का नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरा बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए, बिकॉज मैं उन कैडेट से बहुत इंस्पायर्ड था। तो जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया और ईश्वर की कृपा से मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, तो ये मेरे लिए इतने सौभाग्य की बात थी कि मेरे माँ बाप तो विश्वास ही नहीं कर पाए और मैं भी नहीं विश्वास कर पाया कि मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ मेरिट में देख रहा था कि मेरा कहाँ पे आएगा रिजल्ट, एंड काफ़ी ऊपर था मेरा मेरिट में नाम। तो मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी 1985 में ज्वाइन करी जुलाई में और 3 साल की वहाँ पर ट्रेनिंग हुई। मेरी आर्मी की ट्रेनिंग वहाँ पे हुई जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, और फिर 88 जुलाई में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन किया और फिर यहाँ पर जो 1 साल की रिगरस आर्मी ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो बोलते हैं, तो वो मेरी हुई वहाँ पे IMA में। और मैं 10 जून 2079 को मैं कमीशन हुआ, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इन्फेंट्री यूनिट है उसमें हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग वो सियाचिन ग्लेशियर में हुई क्योंकि उस समय 1989 में दो फ्रंट्स पे हमारी सेना डिप्लॉयड थी। एक तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑलमोस्ट वॉर ही चल रहा था और नीचे साउथ में श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉयड थी। तो हमारे मैक्सिमम जो मेरे बैचमेट्स थे वो कुछ लोग नॉर्थ में कश्मीर के साइड में गए और आधे लोग IPKF गए थे। जी, तो पहली जो पोस्टिंग है सबसे दुरूह और दुर्गम क्षेत्र में हुई, तो कैसा अनुभव रहा वहाँ का? अनिल जी, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है। उस समय मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि क्योंकि ना उस समय गूगल होता था, ना उस समय ज़्यादा सोशल अवेयरनेस थी लोगों की। मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक बैटलफील्ड है कश्मीर के नॉर्थ में जहां हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो डिमार्केटेड नहीं है।
NJ9842 इज द पॉइंट, उसके आगे देर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल। सो वो जो एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है उसको सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। तो वो 80-90 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि पूरा ग्लेशिएटेड एरिया है। और 1985 में जब एक्सीडेंटली हमें यह पता चला कि जब हमारा एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन वहां पहुंचा तो पता चला कि वहां पर ऑलरेडी उस एरिया में पाकिस्तान आर्मी के कुछ मूवमेंट हो रखी है। तो जब ये बात पता चली तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया और तब हमारी डिप्लॉयमेंट हुई वहाँ पर। और तब से लेके अब तक वहाँ पे काफ़ी सक्सेस इंडियन आर्मी को मिला है। हम लोग बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में हैं। लेकिन जब 89 में मैंने ज्वाइन किया तो उस समय इक्विपमेंट, वेपन्स, यूनिफॉर्म्स वो हमारी इतनी एडवांस नहीं थी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वो सब नहीं थे। तो हमें बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पर। -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री तक भी हम रहे हैं। लेकिन इतने दुर्गम एरिया में डिप्लॉय होने के बाद भी एक जोश और जज्बा जो था यंग ऑफिसर का, यूनिट का, पूरी यूनिट जो वहाँ पे डिप्लॉयड थी, तो एक अलग सी स्पिरिट बनती है, एक अलग सा एक जोश और जज्बा आता है कि हम देश के लिए कुछ कर पा रहे। कर्नल भारती, हम जानना चाहेंगे कि ये जो अनुभव था आपका सियाचिन ग्लेशियर पे पहली पोस्टिंग का, बाद में जो अन्य क्षेत्र हैं जहां आप गए, देश के विभिन्न कोनों में आप गए होंगे, ये अनुभव कैसे काम आया आप? सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो हमारे जवान हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट है। बिकॉज मैं ये इसलिए बिल्कुल पक्के तौर पे कह सकता हूँ क्योंकि इतने दुर्गम, इतनी मुश्किल हालात में भी जब हमारे जवान वहां पे सरवाइव करते हैं, फाइट करते हैं और फिर भी जोश में और बुलंदी से काम करते हैं वहां पर, तो ये मुझे जो सीख मिली, क्योंकि मैं नया था, मैं भी यंग था और कई बार मुझे भी लगता था कि मुझे वेदर या वहाँ पे रेयरिफाइड ऑक्सीजन आपको बहुत मुश्किल क्रिएट कर रही है। पाकिस्तान के जो शेलिंग हो रही है या दुश्मन का जो खतरा है वो आपको एक अजीब सा डर पैदा करता था। लेकिन जब मैं अपने साथियों को देखता था कि उनके अंदर वो डर नहीं था, क्योंकि वो मैं जब पहुंचा तो वो मुझसे पहले वहाँ पे 1-2 महीने पहले से वहाँ पे डिप्लॉयड थे। तो मुझे लगा कि ये इन्फेक्शियस होता है। उनका जज्बा देख के मुझे भी बहुत सीखने को मिला। और मैं बाद में कहीं पे भी गया, मैंने नॉर्थ ईस्ट में मैं डिप्लॉयमेंट हुआ, मेरा नागालैंड में हुआ, तो वहाँ पे भी हमारे बहुत ऑपरेशंस हुए। फिर मैं यूनाइटेड नेशंस में गया कॉन्गो में, तो वहाँ पे अफ्रीकन जो नेगेटिव फोर्सेस थी उनके साथ हमारी लड़ाई हुई। तो हम ये देख रहे थे कि जो हमारे इंडियन ट्रूप्स थे वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ट्रूप्स हैं, बिकॉज उनमें हिम्मत है, उनमें देश के लिए बहुत प्यार है और वो बहुत हार्डी है। बिकॉज हमारे जो मैक्सिमम आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो रूरल एरिया से, गांवों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कस्बों से आते हैं, तो वो उनको एयर कंडीशन नहीं चाहिए, उनको बहुत कुछ खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन उनको बेसिक्स में भी वो इतना अच्छा काम करते हैं। ये मुझे सबसे बड़ी सीख मिली। किसी के भी जीवन में विवाह का अपना अलग स्थान है और कहते हैं कि विवाह के बाद जीवन बदल जाता है। एक फौजी के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण होता है। तो विवाह कब हुआ और कहाँ, कैसे, थोड़ा बताएं। मेरा विवाह 1992 में देहरादून में ही हुआ और विवाह के दौरान ही मुझे पंजाब में ऑपरेशन रक्षक उस समय चल रहा था, तो मैं मतलब शादी के बाद वहाँ पे गया, डिप्लॉयड था, हम लोग वहाँ पे डिप्लॉयड थे और हमारी यूनिट के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ था टेररिस्ट द्वारा और उसमें काफ़ी हम लोगों को मुश्किलात हम लोगों ने फेस करी, लेकिन उसमें मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला और फिर मुझे अपने हालातों को नॉर्मलाइज करने में मैंने उसमें सहायता दी। तो शादी जब हो जाती है एक फ़ौजी की, या आर्मी ऑफिसर हो, चाहे जूनियर कमीशन ऑफिसर हो या हमारे अदर रैंक्स हो, ये एक मुश्किल समय आता है इसलिए क्योंकि जब लेडी आपके साथ आती है, यूनिट में आती है या आपको ज्वाइन करती है, तो क्या होता है कि आर्मी लाइफ बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, फील्ड एरियाज होते हैं। शादी के बाद मुझे नागालैंड में डिप्लॉयमेंट मिली, तो किसी तरीके से मेरी वाइफ को मैंने असम में कहीं पे वो रही और मैं नागालैंड में था। मेरी डॉटर थी जो कुछ महीने की थी और हमें हर समय ये डर लगा रहता था कि जो असम में जो मिलिटेंट्स हैं वो थ्रेट देते थे कि हम आर्मी पर्सनल्स की फैमिलीज को टारगेट करेंगे ताकि हम उनको प्रेशराइज कर सकें। तो ये सारे डर हमारे रहते थे, लेकिन जो हमारी वाइफ्स होती हैं वो ये इतना अच्छा सीख लेती हैं और वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और वो हमको इतना मोटिवेट करती हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा बिकॉज ये मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मेरी डॉटर थी, वो कुछ महीने की थी, बोल भी नहीं पाती थी ठीक से और वो अंगूठा चूसती थी और मैं नागालैंड में था और वहाँ पे मेरा एक एनकाउंटर हुआ NSCN ग्रुप, जो मिलिटेंट ग्रुप था, उनके साथ
1.5 घंटे तक हमारे चलता रहा, गोलियां आगे पीछे से निकली, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ हार्म नहीं हुआ। तो ये बात जब हमारे घर में पहुंची तो काफ़ी रोना धोना हो रहा था कि इतना मुश्किल हालात हैं। तो जब मैंने बताया कि नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मेरी डॉटर से मेरी जब बात मेरी वाइफ ने बात करवाई, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि ये ना अंगूठा चूसती है और अपना अंगूठा नहीं निकालती है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जब मैंने उन्हें बोला कि पापा ने बोला है कि अंगूठा नहीं चूसना है, तो मेरी डॉटर ने अगले दिन से अंगूठा नहीं चूसा। तो ये एक आर्म फोर्सेस की लेडी और उनके बच्चे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं और उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, और वही स्ट्रेंथ उस आर्मी ऑफिसर या फौजी को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक फौजी जो है ना बहुत ही जिंदा दिल होता है और जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीता है। आर्मी ऑफिसर्स की जो हॉबीज़ हैं उसके बारे में सबको पता है, तरह तरह की हॉबीज़ उनकी होती है। कोई हॉबी आपकी भी रही? अनिल जी, बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, जैसे गाना गाना, पेंटिंग करना, फोटोग्राफी करना और क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री लिखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मेरे अंदर थी और मैंने उन चीज़ों को या उन हॉबीज़ को कभी मरने नहीं दिया। कोई कविता जो आपने लिखी हो देशभक्ति पर, क्योंकि इस समय हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, 76वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, तो कोई कविता जो आपको बहुत पसंद हो? देशभक्ति की कविता तो ऐसा सच नहीं लिखी है, लेकिन देशभक्ति के जो गाने हैं, जो आलेख लेख होते हैं, उनको मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं क्रिएटिव राइटिंग में बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल यानी कि जो फ़लसफ़ा वाला, उस पे ज़्यादा गौर करता था। और अपनी जो आर्मी की जो मेरी सर्विस के दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर में मेरे एक पोस्टिंग हुई थी जिसमें मैं राष्ट्रीय राइफल में बारामूला में पोस्टेड था। वो मैं 3 साल के लिए वहाँ पे था और हमारा रूटीन होता था सुबह AK-47 लेके घूमना, रात को घूमना, 24 घंटे हमारा बस यही काम होता था। बिकॉज उस समय सिचुएशन, दिस वाज 2003, उस समय लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ऑल काइंड ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स वर देयर, तो हम ये सब करते थे। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जब मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ तो अब मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस और अपनी जो मेरे साथ जो बीता है उसको मैं एक वेब सीरीज़ के तौर पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो मेरी चल रही है, मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसको थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स भी मैंने किया है और उसके बाद मैं ये अपनी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वेब सीरीज़ में। चलिए पहले आप एक गीत हमें सुना दें। संदेशे आते हैं हमें तरपाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि भूले जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। बहुत खूब। क्या ये परिस्थिति आई? ये परिस्थिति बहुत आई, क्योंकि हम ऐसी दुर्गम जगहों पे पोस्टेड रहे। हम दिन में 2-2 लेटर, होम सिकनेस होती थी, परिवार को मिस करते थे, तो हम दिन में 2 बार लेटर लिखते थे। एक बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार डिनर से पहले या डिनर के बाद, और वो पोस्ट हो नहीं पाते थे। और जब हफ्ते में एक बार जब वो पोस्टिंग के लिए जाते थे तो हमारे कम से कम 20-25 लेटर्स एक साथ पोस्ट होते थे। और यहाँ पर एक साथ जब पेरेंट्स को मिलते थे या वाइफ को मिलते थे तो वो एक साथ 20-20, 40-40 लेटर्स एक साथ मिलते थे। निश्चित तौर पर फौजी भी एक इंसान है और सारे जज्बात वो उसके भी होते हैं, उसके भी भावनाएं होती हैं। हम जब 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कर्नल भारती, विभिन्न क्षेत्रों में हमने तरक्की की है और ये तरक्की अधूरी रहती यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित ना होती। एक रिटायर्ड कर्नल होने के नाते जब हम वर्षगांठ मना रहे हैं तो क्या सोचते हैं आप कि सेना की भूमिका क्या रही? मैं तो एक रिटायर्ड वेटरन हूँ, तो मैं इस बारे में तो बहुत ही पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसा एक समूह है जो बिल्कुल अपने कर्तव्य को अपने ईश्वर की तरह मानता है। दूसरा कि उनको सिर्फ ऑर्डर मिलता है और वो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन जीवन में नहीं हो सकता है। और हमारे जो जवान हैं वो भारत के, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो दुर्गम पहाड़ हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स हो, या वो समुद्री एरियाज हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, हर जगह वो ऐसे तैनात रहते हैं और हर 2-2 साल, 3-3 साल में अपने रोल को वो चेंज करते हैं। तो मैं कहता हूं कि सेना जो है हमारे देश की, बेसिकली डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कैरियर नहीं है, मैं जिसको बोलूँगा कि ये हमारा इसका कोई ये कैरियर नहीं बोल सकते हम इसको, ये एक वे ऑफ लाइफ है। और वो वे ऑफ लाइफ जो है वो जीवन शैली है, और वो जीवन शैली जब तक भारतीय सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं हमारे देश में हैं, हमारा देश और उसके बॉर्डर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, और हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो शांति है, उसकी स्थापना जो है, जब तक हमारी आर्म फोर्सेस हैं तब तक ये रहेगी। कर्नल भारती, बड़े विस्तार से आपने सारी बातें बताई, और निश्चित तौर पर विश्व की सबसे अनुशासित सेना है जो सर्वस्व बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहती है। और हमारे देश में जो लोकतंत्र है, हमारी जो सीमाएं हैं, वो सुरक्षित हैं जब तक हमारी सेनाएं हैं। आज का युवा विभिन्न प्रकार के कैरियर अपनाना चाहता है, और बहुत ही लग्जरियस भी हैं वो कैरियर, उनमें चुनौतियां कम हैं और सुविधाएं ज़्यादा हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह मैंने बताया कि आर्म फोर्सेस की जो लाइफ है वो एक जीवन शैली है, तो चाहे युवक 1980 का हो या 2023 का हो, युवक की जो एस्पिरेशंस हैं, हमारा जो यूथ है, एवरी डे इम्प्रूव होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। और यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे नए नए एवेन्यूज़ आए हैं जहाँ पे वो उसको बेटर वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पे सेफ होता है वो, वहाँ पे उसको अच्छे प्रिविलेजेस, पर्क्स, प्रिविलेजेस मिलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने में गर्व महसूस करूँगा कि अभी भी हमारे देश का युवक जो है, उसने ये नहीं सोचा है कि मैं सशस्त्र सेना नहीं ज्वाइन करना चाहता। हमारे जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें जोश से और हिम्मत से और बहुत तैयारी के साथ लोग प्रिपेयर करते हैं। खासकर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देहरादून में इतने डिफेंस के कोचिंग सेंटर्स खुले हैं, और देहरादून इज़ नोन फॉर सच डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। उसमें चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों, पूरे उत्तराखंड से और आसपास के पड़ोसी राज्यों से भी हमारे यहाँ पर आकर वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारा यूथ जो है वो अभी भी उसके अंदर ये जज्बा है और इंटैक्ट है, और मुझे नहीं लगता ये जज्बा कभी ख़त्म हो पाएगा। हमें भी एडवांस यूथ चाहिए जो कि मोटिवेटेड भी हो और एजुकेटेड भी हो। मैं इस टॉक के माध्यम से आज के यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि यूथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, आगे भी वैसा ही होगा। मोटिवेशन बहुत है उनमें, और पढ़ाई लिखाई उन्होंने बहुत अच्छी करी है, और वो बहुत मॉडर्न है, और उनको बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। और मुझे लगता है कि वो सेना में अपना सहयोग देकर हमारी सेना को और डेवलप करेंगे, और विश्व की सेनाओं में वैसे ही हमारी सेना बहुत एडवांस है, और भी विश्व पटल पर अपना हमारे आर्म फोर्सेस का नाम रोशन करेंगे। कर्नल भास्कर भारती, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने सेना में कैरियर, स्वयं के अनुभव और वो जो जज्बा होता है एक सैनिक का, उस सब के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं के साथ चर्चा की। आप आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।